हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे रिटर्न के रूप में कितना अमाउंट गारंटीड अमाउंट मिलता है, जो कि रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्म में मिलता है, या डिविडेंड कितना उठाता है, वो डिविडेंड यानी श्योर इनकम जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में वापस मिल रही है। अब क्या होता है ना, कोई व्यक्ति अगर शेयर्स की परचेसिंग कर रहा है या सेलिंग करना है, किसी व्यक्ति को शेयर्स मार्केट में आना है तो वो व्यक्ति खुद सेल या बाय नहीं कर सकता। शेयर्स को खुद नहीं शेयर खरीद सकता वो, या खुद के लिए बाय नहीं कर सकता या बेच नहीं सकता। उसके लिए स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर रजिस्टर्ड एजेंसीज होती है। यानी अगर मुझे शेयर्स मार्केट से शेयर्स खरीदने हैं, यानी मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं खुद ही जाकर के वो शेयर्स नहीं खरीद सकता हूँ या खुद ही शेयर्स बेच नहीं सकता हूँ। अगर मेरे पास है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट पकड़ना पड़ेगा, यानी एक एजेंसी पकड़ना पड़ेगी। जो एजेंसी कहाँ रजिस्टर्ड हो, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो, और वो ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे बिहाफ में वो एजेंसी जैसा मैं बोलूँगा कि ये शेयर्स खरीदो, ये शेयर्स बेचो, वो एजेंसी वैसा वैसा मेरे को करके देगी, है ना। यानी क्या, एक नॉर्मल पर्सन खुद शेयर्स को खरीद बेच नहीं सकता है स्टॉक मार्केट में। उसे क्या होना होता है, एक एजेंसी पकड़ना पड़ती है, एक मेंबर पकड़ना पड़ता है जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो, एंड दैट पर्सन और दैट एजेंसी विल do all the buying and selling of shares on his behalf। उस पर्सन के बिहाफ में वो एजेंसी सब कुछ करती है। तो उन एजेंट को या उस एजेंसी को बोला जाता है ब्रोकर। ब्रोकर यानी बीच का मेंबर, एक प्रकार से जो हम बोलते हैं ना कि कमीशन लेने वाले, कमीशन खाने वाले जो लोग रहते हैं वो ब्रोकर होते हैं बीच में। लेकिन वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, वो कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर नॉर्मल आदमी जाकर के खरीद बिक्री नहीं कर सकता शेयर्स की। किसी को भी खरीदना है अगर, तो उसे पहले एजेंसी पकड़ना पड़ेगी और एजेंसी उस व्यक्ति के लिए खरीद बिक्री करेगी, सेलिंग एंड बाइंग करेंगी शेयर्स की। वो उस एजेंसी को या उस एजेंट को बोला जाता है ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है सर्विस दे रहा है अपना। अब वो ब्रोकर है तो उसका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, उसमें उसको भी तो कुछ पैसा मिलना चाहिए, है ना, उसको भी तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है ब्रोकर, शेयर होल्डर को, शेयर खरीदने वाले या बेचने वाले व्यक्ति को, पर्सन को, वो ब्रोकर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है सर्विस दे रहा है, तो वो इनकम भी लेगा ना कुछ प्रॉफिट लेगा ना, एंड दैट अमाउंट विच इज टेकन बाय द ब्रोकर, जो ब्रोकर अमाउंट लेता है किससे, शेयर होल्डर से, जिसको वो शेयर बेच रहा है, जिसको वो शेयर खरीद के दे रहा है या जिसको वो शेयर बेच के दे रहा है, उस व्यक्ति से क्या वसूल करता है ब्रोकर, ब्रोकरेज वसूल करता है। वो जो सर्विस दे रहा है, वो शेयर्स को खरीद देने की, बेच देने की, उस सर्विस के लिए पैसे मांग रहा है वो, एंड दैट अमाउंट जो भी वो मांग रहा है, दैट अमाउंट इज द ब्रोकरेज। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। यानी मान के चलो मैं एक शेयर क्या करना चाह रहा हूँ, मार्केट से शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ और मैं 120 रुपीज़ के मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, 120 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स। अब 120 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स है, और जिस एजेंसी के अंतर्गत मैं रजिस्टर्ड हूँ, जिस एजेंट, जो भी मेरा एजेंट है, मेरे एजेंट ने बोला कि मैं 0.5% ब्रोकरेज लूँगा। क्या लूँगा, 0.5% ब्रोकरेज की मेरी डील हुई है। यानी जब मैं शेयर्स खरीदूंगा या शेयर्स बेचूंगा, उन शेयर्स की उस वक्त जो भी मार्केट वैल्यू रहेगी, उन शेयर्स की उस वक्त जो भी मार्केट वैल्यू रहेगी, उस मार्केट वैल्यू का 0.5% हर एक शेयर पे किसे मिलेगा,
उस शेयर का 0.5% हर एक शेयर पे किसे मिलेगा? मार्केट वैल्यू का 0.5% मिलेगा ब्रोकर को ब्रोकरेज के रूप में, मिलेगा ब्रोकर को ब्रोकरेज के रूप में। यानी अभी मेरा एक एजेंट है, मैंने बोला एजेंट को 120 रुपीज के मार्केट वैल्यू वाले 10 शेयर्स मुझे खरीद के दे दे। तो मेरा डील जो बना है, कॉन्ट्रैक्ट जो बना है एजेंसी के साथ में, वो बना है कि जब जब मैं क्या करूँगा, उस एजेंसी के थ्रू शेयर्स की खरीदी या बिक्री करूँगा, शेयर्स को बेचूंगा या खरीदूंगा, तो मुझे हर मोमेंट पे वो क्या दे रहा है, मैं 1 शेयर बेच रहा, 2 शेयर खरीद रहा, 3 शेयर बेच रहा, 4 शेयर खरीद रहा, 5 शेयर खरीद रहा, 6 शेयर बेच रहा, ऐसा मेरा चलते रह रहा है। तो मैं हर मोमेंट पे क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग यानी खरीदी बिक्री, जो जिसके लिए मुझे सर्विस कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? मेरा ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है, ब्रोकर है ना, एजेंट सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है। अब वो सर्विस के मुझसे क्या ले रहा है? 0.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या ले रहा है? 0.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर के हिसाब से मुझे क्या ले रहा है? वो सर्विस का चार्जेस ले रहा है। चार्जेस कौन से रूप में ले रहा है? वो ब्रोकरेज के रूप में। ब्रोकरेज यानी जो ब्रोकर हमें सर्विस दे रहा है उसका वो कुछ अमाउंट लेता है। तो मैं बोलूँगा 0.5% के हिसाब से मुझे 120 रुपीज़ का 0.5% कितना होगा? 0.5% है यानी अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू, ये कैंसल। 0.5 अपॉन 10 इंटू 12 यानी 0.05 इंटू 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 60 यानी ये हो जाएगा 0.6, यानी मुझे 1 शेयर पे 0.60 पैसे किसे देना है? मुझे 1 शेयर पे 0.60 पैसे किसे देना है? मुझे 1 शेयर पे 0.60 पैसे देना है मेरे ब्रोकर को 1 शेयर पे। ऐसे मैंने कितने शेयर्स खरीदा? 10 शेयर्स खरीदा हूँ, तो 0.60 ये 1 शेयर पे हुआ। देखो जो ब्रोकरेज लिया जाता है वो मार्केट वैल्यू पे लिया जाता है। ब्रोकरेज इज ऑलवेज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू। जो ब्रोकरेज पे करता है एक व्यक्ति ब्रोकर को, वो किस पर पे करता है? मार्केट वैल्यू पर पे करता है। तो 1 शेयर पे 60 पैसे, 60 पैसे, ऐसे मैंने 10 शेयर्स खरीदा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 शेयर पे 60 पैसे, और ऐसे मैंने 60 पैसे के हिसाब से 10 शेयर्स खरीदा, यानी कितने रुपए हो गए? 6 रुपए। कितने रुपए हो गए? 6 रुपए। यानी मैंने 120 रुपए के हिसाब से 10 शेयर्स खरीदा मार्केट वैल्यू पे, तो मेरे 1 शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। 1 शेयर मेरा कितने रुपए का पड़ रहा? मार्केट वैल्यू, साथ में मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज देना पड़ेगा, है ना। 1 शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपीज प्लस 0.60 पैसे 1 शेयर का ब्रोकरेज, यानी 1 शेयर की मेरी कॉस्ट हो गई 120.60 पैसे। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ रहा है? जो मार्केट वैल्यू है उतने में ही शेयर नहीं मिल रहा मुझे। जो 120 मार्केट वैल्यू है तो 120 रुपए में शेयर मिल जाएगा? नहीं, तुम शेयर्स खरीद रहे ना, खरीद रहे यानी आप क्या कर रहे हो? ब्रोकर की सर्विस का फायदा ले रहे हो। तो ब्रोकर को भी तो पे करना पड़ेगा ना। और ब्रोकर ने क्या कर लिया है? पहले ही परसेंटेज डिसाइड कर लिया है कि वो हर एक शेयर पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा लेगा। वो आपको डील का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आप तभी लिखा हुआ रहता है कि भाई आप जब जब ट्रेडिंग करोगे तब तब मुझे इतना % मार्केट वैल्यू का पैसा चाहिए। तो 1 शेयर की वैल्यू देखो, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर देखो, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है। आराधन में क्लियर हो रहा पूरी तरीके से, है ना। ये होगी मार्केट वैल्यू, और पूरे इसकी निकालना है तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ 10 शेयर्स, पूरे शेयर्स कितने हैं? 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 120.60 वो हो जाएगा 1206 रुपीज, 1206 रुपए, 1206 रुपए, 1206 रुपीज। 10 शेयर है ना, 1 शेयर इतने रुपए का, तो 10 शेयर इतने रुपए के, यानी कुल मिला के कितने रुपए का ब्रोकरेज भरा उसने?
शेयर्स खरीदते हो 6 रुपए का। क्यों भरा? अरे ब्रोकर ने सर्विस दिया तो सर्विस का चार्ज लेगा ना भाई, चार्ज लेगा ना वो, उसका चार्जेस लिया उसने। अब क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये शेयर्स को बेच रहा हूं, 10 शेयर्स नहीं बेच रहा, 5 शेयर्स बेच दे रहा हूं। यानी जब मैंने शेयर खरीदा तो क्या पे किया ब्रोकर को कि भैया तू 10 शेयर खरीद, 120 मार्केट वैल्यू वाले, मार्केट वैल्यू दिया उन शेयर्स की, प्लस उसने ब्रोकरेज जोड़ के दिया। उसने क्या बोला, भैया ब्रोकरेज लगेगा, प्लस करके दिया। यानी जो अमाउंट मेरे पास से गई वो क्या गई, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज गया एजेंट के तरफ, और एजेंट ने वो अपना काम करके दिया, फिर शेयर्स खरीद के दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो शेयर्स है 10 शेयर्स, उसमें से बोल रहा है 6 शेयर्स बेचना है भाई एजेंट, ब्रोकर आपको मेरे 6 शेयर बेचना है। कौन से मूवमेंट पे, जब मार्केट वैल्यू 150 है, जब मार्केट वैल्यू कितनी है 150 रुपीज, तो मैंने बोला 6 शेयर्स बेच दो मेरे, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन कैसे बेचेगा, ब्रोकरेज लेकर के बेचेगा, ब्रोकरेज लेकर के बेचेगा। यानी जब सेल कर रहा है वो शेयर्स का, जब वो शेयर्स का सेल कर रहा है, जो सेलिंग प्राइस रहेंगी शेयर्स की वो क्या रहेंगी, मार्केट वैल्यू में से वो ब्रोकरेज माइनस करके हाथ में देगा। ये जो सेल हुआ, शेयर्स का सेल हुआ, तो अमाउंट जो रिसीव कर रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कितना अमाउंट रिसीव होगा हाथ में, बोलेगा 150 रुपीज का ब्रोकर शेयर मार्केट वैल्यू पे बेचा, 150 रुपीज का 0.5% निकालना पड़ेगा अभी, 150 रुपीज का 0.5%, क्योंकि ब्रोकरेज लेगा ना, और ब्रोकरेज काय पे लेगा, वो मार्केट वैल्यू पे। तो जब मैंने शेयर्स बेचा तब मार्केट वैल्यू 150 रुपीज है, 150 रुपीज मार्केट वैल्यू है, तो क्या करेगा वो कि भाई वो देखेगा ब्रोकर की मेरे को ब्रोकरेज कितना माइनस करके पैसे वापस करना है इसको। देखो ब्रोकर ने क्या किया, 150 रुपए के मार्केट वैल्यू पे बेचने बोला ना किसको, ये मैंने बोला कि मेरे 6 शेयर्स बेच दे भाई 150 रुपीज के मार्केट वैल्यू पे, तो उसने बेच दिया, उसको 150 के हिसाब से 6 शेयर्स के पैसे आ गए। पूरे पैसे उठा के दे देगा क्या मेरे को, पूरे पैसे दे देगा तो उसका प्रॉफिट हुआ क्या, वो ट्रेडिंग करके देने का, वो सर्विस दिया उसने, वो सर्विस का उसे फायदा हुआ क्या, नहीं। तो वो क्या करेगा, जब वो उसके पास में 6 शेयर्स बेचकर जो 150 के हिसाब से 150 के हिसाब से कितने रुपए आए हैं उसके पास में, 150 इंटू 6 900 रुपीज जो उसके हाथ में आया है, वो पूरे 900 मुझे दे देगा क्या, नहीं। वो क्या करेगा, उसमें से वो अपना 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज निकाल करके अपने पास रख लेगा, 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज निकाल के अपने पास रख देगा और बचा पैसा मुझे देगा। क्यों ऐसा किया उसने, क्यों ऐसा किया उसने, अरे भाई उसने सर्विस दिया था ना शेयर्स बेचने की, जब जब ट्रेडिंग करवा रहे हो ब्रोकर से तब तब वो अपने से क्या लेगा, ब्रोकरेज लेगा। फिर वो 1 शेयर बिकवा रहे हो, 1 शेयर खरीदवा रहे हो, या 1000 शेयर बिकवा रहे हो, 1000 शेयर खरीदवा रहे हो। अब देखो 0.5% 150 के हिसाब से वो ब्रोकरेज लेगा, तो 0.5/100 इंटू 150, 52 जार 53 जार 0.5 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो गया 1.5 हो जाएगा, ये 1.5/2, 1.5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 जार 0 1 पॉइंट है तो 0.5 नीचे 0.7 14 फिर 1 फिर 0, ये हो जाएगा 0.7। यानी कितने रुपए 1 शेयर में लेना है उसको, कितने रुपए 1 शेयर की मार्केट वैल्यू में से माइनस कर करके देगा, वो 0.75 रुपीज माइनस कर करके देगा, है ना। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर फॉर 1 शेयर,
एक शेयर के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे? मार्केट वैल्यू क्या थी जब उसने बेचवाया? 150 रुपीज थी। उसमें से शेयर होल्डर ब्रोकर क्या कर रहा, भैया सर्विस दिया हूं ना, सर्विस दिया हूं तो मुझे भी तो उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो वो क्या कर रहा, शेयर को बेच दिया उसने बराबर मार्केट में 150 रुपीज में बेचा, मार्केट में 150 रुपीज में से ही उसने बेच दिया। अब उसके पास में वो 150 रुपीज आ गए, पहले आ गए उसके पास में, एजेंट के पास में। अब एजेंट वो मुझे देगा, मुझे देते वक्त क्या करेगा वो, मार्केट वैल्यू का 0.5% कितना होता है, मार्केट वैल्यू का 0.5% ब्रोकरेज कितना होता है, 0.75 पैसे। वो क्या कर लेगा, इसमें से 0.75 पैसे माइनस कर लेगा, यानी 149.25 रुपीज एक शेयर के मेरे हाथ में आएंगे। एक शेयर के मेरे हाथ में कितने रुपीज आएंगे, 149.25 पैसे मेरे हाथ में आएंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा, जितने रुपए में बेचा पहले उसके पास में आया, उसने क्या कर लिया, तुरंत अपना ब्रोकरेज माइनस करके बचा पैसा मुझे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर्स बेचा था, इसलिए मुझे पैसा रिसीव हुआ। जब मैं शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे शेयर्स के लिए पैसा जेब से देना होता है। तब क्या देना होता है, वो ब्रोकर क्या करता, ब्रोकर जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स उसी मार्केट वैल्यू से मार्केट में से खरीदता और बोलता मैंने तुम्हें खरीद के दिया है तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका इतना % तुम मुझे ब्रोकरेज के रूप में एक्स्ट्रा दोगे खरीदते वक्त। तो अपन एक्स्ट्रा प्लस करके देते उसको, क्योंकि अपने को जेब से देना होता है। जब अपन नए शेयर्स खरीदते रहते हैं तब मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही वो शेयर्स खरीदता, लेकिन बोलता शेयर्स खरीदने का मुझे ब्रोकरेज दो, तो अपन एक्स्ट्रा प्लस करके उसको ब्रोकरेज देते आराधन में। और जब अपन शेयर्स बेच रहे होते हैं अपने पास के, तो वो उसी मार्केट वैल्यू में बेचता, लेकिन पैसे जो वापस देता अपने को वो अपना ब्रोकरेज काट के देता, ब्रोकरेज निकाल करके देता उसमें से। आराधन में किसी हिसाब से ब्रोकरेज लेता है तो वो यानी क्या है, एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा ब्रोकर बन के, ब्रोकरेज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा उसका वो क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है अपने से। क्या लेता है अपने से वो, ब्रोकरेज, यानी उसकी सर्विस का पैसा। ठीक है, तो मैंने वही सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पे पूरा कंप्लीटली। वही मैंने बताया, देखो ब्रोकरेज क्या होता है और टैक्सेस कैसे लगते। जब अपन शेयर्स की ट्रेडिंग बिक्री करते, देखो ब्रोकर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस, और सर्विस देते हैं जब तब क्या लगती है, जीएसटी, वो भी देखना है आगे। ब्रोकरेज देखो क्या बोल रहा हूं, अ पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली बाय और सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, only the registered member or agency of stock market can buy or sell on our behalf. Buy or sell shares on our behalf. क्या है, कोई पर्सन डायरेक्टली शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट में। एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एक ऑथोराइज पर्सन होता है, या एजेंट होता है, या एजेंसी होती है, वो शेयर्स की खरीदी बिक्री करती है हमारे बिहाफ में, एक कॉमन आदमी के बिहाफ में। ठीक है, इन मेंबरों को बोला जाता है शेयर ब्रोकर्स। जो मेंबर हमारे लिए शेयर्स की खरीदी बिक्री करते हैं उसे बोला जाता है शेयर ब्रोकर्स। क्या बोला जाता है, शेयर ब्रोकर्स। देखो क्या हो रहा है, फॉर गिविंग दिस सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स they charge some amount which is called brokerage। जब ये सर्विस हम लोगों को वो ब्रोकर्स देते हैं, वो शेयर ब्रोकर्स हमें वो सर्विस देते हैं। क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, काहे की शेयर्स बाय करने की, सेल करने की, शेयर्स खरीदने की या शेयर्स बेचने की। तो वो हमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, और वो जो अमाउंट चार्ज जो वो करते हैं उसे कहा जाता है ब्रोकरेज। द अमाउंट चार्ज बाय द share broker for buying and selling of shares, the amount charged by share broker for buying and selling of shares is called as brokerage। उसे बोला जाता है ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज हमेशा किस पर वसूल पे किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर।
brokerage is paid on the market value of one share. Brokerage is paid on the market value of the share. आराधन में ब्रोकरेज जो पे किया जाता है वो मार्केट वैल्यू पे किया जाता है. देखो अब मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ एट द टाइम ऑफ बाइंग. मुझे क्या करना है, एक शेयर की मुझे कॉस्ट कितना गिनेंगी, जो मार्केट वैल्यू है उतने मार्केट वैल्यू पर ब्रोकर ने तो खरीद लिया, लेकिन मुझे देना क्या वो शेयर उतने मार्केट वैल्यू पे नहीं. उसने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा, इतना % रेट से ब्रोकरेज लेगा. रेट ऑफ ब्रोकरेज अब तो हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना % पैसा लेगा भाई वो ब्रोकरेज के रूप में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट वैल्यू है वो तो देना ही पड़ेगी उस शेयर को खरीदने, प्लस वो एजेंट का क्या देना पड़ेगा, उस ब्रोकर का क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज. व्हेन वी आर बाइंग द शेयर, व्हेन वी आर बाइंग द शेयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज. मार्केट वैल्यू तो देना ही पड़ेगी, उतने रुपए में मार्केट में अवेलेबल है वो शेयर, और ब्रोकर ने जो सर्विस दिया उसका भी पैसा देना पड़ेगा, यानी ब्रोकरेज देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा. आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से. फिर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द शेयर्स, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द शेयर्स, सेल जब करते रहता है आदमी, मैं बोल रहा हूँ ब्रोकर को भाई मेरे शेयर सेल कर, तो सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी, ब्रोकर तो उतने ही मार्केट वैल्यू में बेच देगा, मार्केट में उतने ही मार्केट वैल्यू में बेच देगा. लेकिन हमारे हाथ में जो सेलिंग प्राइस आएगी, सेल करे हुए वाली प्राइस आएगी, वो ब्रोकर क्या करेगा, वो मार्केट वैल्यू में से अपने पैसे ब्रोकरेज के माइनस कर लेगा, खुद के पास में रख लेगा, और बचा हुआ जो पैसा रहेगा वो हमें वापस भेजेगा. वो रहेगा हमारे लिए सेलिंग प्राइस. यानी सेलिंग प्राइस को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन शेयर. ये भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर की जगह क्या लिख सकते हो, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन शेयर. कि भाई व्यक्ति को कितना पैसा रिसीव होता है जब वो एक शेयर बेचता है. क्या रिसीव होता है, देखो ब्रोकर ने तो मार्केट वैल्यू पे ही बेचा, लेकिन ब्रोकर क्या बोल रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो भैया जो पैसा मेरे पास आया है उसमें से मैं अपना ब्रोकरेज क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा, और बचा पैसा आपको वापस कर दूंगा, दे दूंगा आपका, क्योंकि मैं जो सर्विस दे रहा हूँ उसका मुझे ब्रोकरेज लेना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू पे हमारा शेयर बिका उसमें से ब्रोकरेज माइनस करके पैसा हमें वापस मिलेगा. आराधन में जब हम शेयर्स बेच रहे हैं, आराधन में क्लियर हो रहा है. और ब्रोकरेज हम लोग कितने रुपए रहेगा वो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, कि भैया कि ये जो ब्रोकर है हमारा, ये जो एजेंट है हमारा, ये इतना % पैसा मार्केट वैल्यू पर ब्रोकरेज लेता है. इतना % जो होता है, जो % दिया ही रहेगा 2%. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.1%, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.9%, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 1.5%, ऐसा दिया रहेगा. तो अपन वो रेट ऑफ ब्रोकरेज पर से, रेट ऑफ ब्रोकरेज को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर मिल जाएगा, एक शेयर का ब्रोकरेज. फिर वहां जितने भी शेयर्स हो उतने शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल ब्रोकरेज मिल जाएगा. आराधन में क्योंकि हर एक शेयर पे ब्रोकरेज उठाएंगे ना वो. क्लियर हो रहा कैसे निकाला जाता है ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. देखो मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल भी लिया हूं यहाँ पे. देखो सपोज इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज, फेस वैल्यू इज ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹150. ठीक है, लेट द रेट ऑफ ब्रोकरेज भी 0.5%. रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दे दिया है, 0.5% दे दिया. What amount should one pay for purchasing 100 such shares? क्या कर रहा है वो शेयर्स खरीद रहा है, तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्रोकरेज ले रहा है एजेंट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्रोकरेज ऑन वन शेयर. फिर ऐसा उसने कितने शेयर्स खरीदा, 100 शेयर्स, तो ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स निकालना पड़ेगा. और जो भी 100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आएंगी उसमें वो पूरा ब्रोकरेज कर लेना पड़ेगा. प्लस देखो ना, कॉस्ट ऑफ वन शेयर निकालनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या पड़ेगी हमें,
मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, ये एट द टाइम ऑफ बाइंग द शेयर्स है ना, बाइंग कर रहे हैं ना हम लोग शेयर्स की, तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या पड़ेगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। और ऐसे हम लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे, 100, तो बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा हम लोगों को। लेकिन उसके पहले हम लोगों को पहले क्या करना है, देखो पहले हम लोग लिखेंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग, टाइम ऑफ बाइंग यानी खरीदी के वक्त, एट द टाइम ऑफ बाइंग यानी खरीदी के वक्त, खरीदी के वक्त उसे कॉस्ट ऑफ वन शेयर निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू हमारे पास में है, हमें किसकी जरूरत है, ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज निकाल के लेंगे, ब्रोकरेज भी एडेड देना पड़ेगा ना कि भैया जो मार्केट वैल्यू उतने ही रुपए में थोड़ी शेयर खरीद के होगा तुम्हारा, तुमको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ब्रोकरेज into market value. What is rate of brokerage? 0.5% multiply by market value 100, नहीं 150, यानी कितना हो जाएगा ये 0.5 अपॉन 100 इंटू 150, 0.5 अपॉन 100 इंटू 150 है, ये 100 52 जार 53 जार, यानी ये 2 ये 3, 0.5 इंटू 3 अपॉन 2 यानी 1.5 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन 2 का मतलब कितना होता है 0.75 रुपीज। 0.75 जो पैसे है, 0.75 पैसे उसको ब्रोकरेज मिला, मिला ब्रोकरेज। अब कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू देना पड़ेगी उसको, प्लस एजेंट का क्या देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकर का क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज, यानी 150 प्लस 0.75 यानी एक शेयर की कॉस्ट प्राइस होगी 150.75, 150.75 पैसे, 150.75 पैसे। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। ये हो गया कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक शेयर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन शेयर यानी एक शेयर की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब वैसे ही उसने कितने शेयर्स खरीदा, कितना शेयर्स खरीदा, 100 शेयर्स खरीदा, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, ध्यान दो, अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, 100 शेयर्स के लिए कितना रहेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 150.75 यानी एक शेयर कितने रुपए का गिर रहा, तो 100 शेयर कितने रुपए के गिरेंगे, 15,075 रुपीज, 15,075 रुपीज के। आराधन में 15,075 रुपीज में इतने शेयर्स गिरेंगे। अब व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 सच शेयर। अब दूसरा पर ऐसा ही क्या हो रहा है, अब उल्टा कर दिए क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हो, शेयर्स को क्या कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल करते वक्त क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है, जो पैसा अपने पास में आता है वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस करके वो भेजता है हमें, ब्रोकर क्या भेजता है हमें, पैसा है पहले ही मार्केट वैल्यू में से अपना ब्रोकरेज निकाल करके पैसा हमें हाथ में देता है। तो क्या होता है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज तो उतना ही रहेगा। देखो आप लोग क्या करना, ये क्वेश्चन को बराबर, ये फर्स्ट हाफ है ये क्वेश्चन का, इसी को मिटाता हूँ, सेकंड हाफ लिख देता हूँ। आप लोग बराबर आगे पीछे के स्क्रीनशॉट बराबर से करके रखना, ठीक है। देखो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, 15,075 रुपीज उसको भरना पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें तो वही है, सिर्फ अभी बदल रहा क्या है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेलिंग के टाइम पर ब्रोकरेज
5% यानी रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू, यानी 0.5% मल्टीप्लाई हुआ मार्केट वैल्यू, उतने में बेचा, 150 रुपए के मार्केट वैल्यू पे बेच भी दिया, वो आंसर उतना ही आएगा 0.75 रुपीज आएगा, उतना ही 0.75 रुपीज। फिर क्या लिखूंगा मैं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग वन शेयर, एक शेयर बेचने पर कितना अमाउंट मिलेगा, मार्केट वैल्यू में से 0.75 रुपीज वो माइनस करके मेरे हाथ में देगा एक शेयर, एक 75 पैसे 75 पैसे 75 पैसे अपने माइनस करते जाएगा, यानी ब्रोकरेज माइनस करते जाएगा, यानी 150 माइनस 0.75 यानी रुपीज 149.25, 149.25 पैसे 149.25 पैसे ही वो क्या करेगा, मुझे वापस देगा एक शेयर पे। तो मैं बोलूंगा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, अब 100 शेयर्स अपन बेच रहे हैं, तो एक शेयर पे हमें 149.25 मिल रहा, यानी 14,925 रुपीज, 14,925 रुपीज हम लोगों को मिलेंगे एक शेयर 100 शेयर सेल करने पे। क्योंकि हर बार क्या करेगा ब्रोकर, बोलेगा भैया 150 में बेच तो दिया, लेकिन आपके हाथ में पूरे पैसे थोड़ी दूंगा, मैं मेरा ब्रोकरेज माइनस निकाल लूंगा, अपने पास रख लूंगा और बचा पैसा आपको दे दूंगा। आराधन में इस हिसाब से ब्रोकरेज लिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग, अब ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकरेज ले रहा है और सर्विस दे रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है, ब्रोकरेज पे 18% का जीएसटी है, 18% जीएसटी हमें ब्रोकरेज पे भरना पड़ता है। ब्रोकरेज यानी सर्विस, सर्विस यानी जीएसटी, वो ऐसी सर्विस है जिससे लोगों का फायदा हो रहा। गरीब आदमी करता क्या, मिस्त्री काम को जाने वाला आदमी करता है क्या शेयर्स की खरीदी बिक्री, नहीं, जिसमें अच्छा पावरफुल है, पैसा है जिसके पास वही कर सकता, तो उस पे उसे देना पड़ता है जीएसटी। किसे, ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो ब्रोकर लेगा कस्टमर से जीएसटी और जीएसटी सप्लाई करेगा उधर गवर्नमेंट। वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो, तो मैंने बताया था ब्रोकर क्या देता है, ब्रोकर सर्विस देता है और क्लाइंट को क्या करके देता है, वो शेयर्स खरीद के बेच के देता है। तो गवर्नमेंट ने इस सर्विस पर जीएसटी लगा रखा है और वो जीएसटी का रेट है 18%, यानी ब्रोकर को हमने जितना भी ब्रोकरेज दिया उसका 18% जितना भी होता होगा वो भी देना पड़ेगा जीएसटी के रूप में। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया, जीएसटी कोई बिजनेसमैन पे नहीं करता, उसे जीएसटी पेएबल देनी होती है। पूरा का पूरा जीएसटी किससे वसूला जाता है, कस्टमर से। अपन उसके क्लाइंट है तो अपन उसके कस्टमर हो गए ना, है ना। तो 18% जीएसटी है, किस पर, ब्रोकरेज पर है। यानी अगर मान के चलो आपने कुछ रुपए का ब्रोकरेज के रूप में किसको दिया, ब्रोकरेज के रूप में कुछ पैसे किसे दिए, एजेंट को दिए, ब्रोकर को दिए, तो जितना आपने ब्रोकरेज दिए हो, उस ब्रोकरेज का जितना भी 18% होता होगा, मान के चलो आपने 100 रुपीज ब्रोकरेज दिए हो, तो 100 रुपीज का 18% होता है 18 रुपीज, वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, एज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, इफ ब्रोकरेज पेड बाय अ पर्सन इज ₹80, यानी उसने ब्रोकरेज कितना भरा है, 80 रुपए का ब्रोकरेज भरा है। When he buys the shares of ₹10,800, जब उसने 10,800 रुपए के शेयर्स खरीदा था तब कितने रुपए ब्रोकरेज दिया था, 80 रुपए ब्रोकरेज दिया था। फाइंड द जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, उसने जीएसटी कितना भरा होगा ब्रोकरेज पे, तो देखो कैसे निकालेंगे, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे जीएसटी निकालना है, क्या है रेट उसका, 18% होता है, 18% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का 18%, यानी 18/100 इंटू 80, यानी 18/10 इंटू 8, ये देखो
9/5 into 8, 8 9 are 72/5, कितना हो जाएगा 14.4 रुपीज। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज पर जीएसटी कितने रुपए की हो जाएंगी 14.4 रुपीज, यानी उसे और 14.4 रुपए उसे देना पड़ेगा टैक्स के रूप, जीएसटी के रूप। जीएसटी पे जो लिया जाता है ब्रोकरेज पे लिया जाता है, जितना भी उसने टोटल ब्रोकरेज भरा उस टोटल ब्रोकरेज का 18% निकाल लो, उससे आपको कितना जीएसटी उसने ब्रोकरेज के साथ साथ जीएसटी कितना भरना है हमको वो भी मिल जाएगा। आराधन में देखो जो क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में मेंशन किया गया हो उसी क्वेश्चन में हम लोग जीएसटी निकालेंगे ब्रोकरेज पर। जो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है जीएसटी के बारे में वहां हमें ब्रोकरेज जीएसटी पर निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ जीएसटी बताया, रियलिटी में देखेंगे तो एक शेयर लेने के पीछे ब्रोकर को ब्रोकरेज देना ही पड़ता है, ब्रोकरेज के साथ साथ जीएसटी भी देना पड़ता है, एंड देन देयर आर आल्सो सर्टेन टैक्सेस, वो भी भरने पड़ते हैं एक शेयर के पीछे, खरीदी बिक्री के पीछे। तो हमको सिर्फ उतना डिटेल नहीं दिया, जस्ट आउटलाइन आनी चाहिए इसलिए दिया है, जिसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है, जितना भी रेट उसने बोला उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू पे, साथ ही साथ ब्रोकरेज पर जीएसटी देना होता है, ठीक है। और एक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन भरपूर सा दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये भी बताया कि किसी भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में आना है शेयर्स खरीदने बिकने के लिए तो उसे डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट अलग से एक बैंक अकाउंट होता है, वो डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसे बोलते हैं, जिसके पास में डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट है वही व्यक्ति शेयर्स को खरीद या बेच सकता है बैंक में। आ रहा है ध्यान में, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से, ओके। इसके बाद में जो ये ब्रोकरेज का पार्ट हो गया, आखिरी में हम लोगों को दिया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखो जब हम लोग शेयर्स खरीदते, मान के चलो मैंने 10 रुपए मार्केट वैल्यू वाले 10 शेयर्स खरीदा है ना, 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिया मैंने, और मान के चलो कल जाके वो शेयर्स की कीमत 8 रुपए हो गई, 10 रुपए में खरीदा पूरे शेयर्स, एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदा मैंने, 10 शेयर्स खरीद डाला 10-10 रुपए के, यानी 100 रुपीज के शेयर्स खरीद डाला मैंने 10, ठीक है, एक ही कंपनी के शेयर खरीद डाला। अब हो क्या रहा, कल चल के वो कीमत उसकी 8 रुपए हो गई, फिर 2 महीने तक 8 ही रुपए रही, बड़ी चली, मैं नुकसान में चल रहा 2 महीने से, और 2 रुपए घसर गई, 6 रुपए हो गई। अब मेरे को पैसे बेचना चाहिए, मेरे को दूसरे कंपनी के शेयर्स लेना है, तो मैंने वो 6 रुपए में शेयर्स बेच डाला, यानी मेरा सौदा घाटे का हो गया वो शेयर्स खरीदने बिक्री में। ये तो मैं 10 रुपए पे समझा रहा हूँ, 10-10 हज़ार का एक शेयर रहता, तो आप ये अंदाजा लगाओ कैसे होता होगा, ठीक है। तो फिर कैसा कवर करेगा वो व्यक्ति, गया लॉस में, वो 6 रुपए में बेच डाला उसने वो शेयर्स। तो ऐसे केस में आप लोगों को इन्वेस्ट करना पुराता है म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, जैसा शेयर मार्केट शेयर्स खरीदना है ना, डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना कंपनी पे पैसा लगा देना, जिस भी कंपनी के शेयर्स लिए वो कंपनी, जैसा मान के चलो अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, उसमें पेंटिंग सब काम बंद हो गए थे, सब काम बंद हो गए, और कोई व्यक्ति ने पेंट्स के शेयर्स ले डाला। आने वाले दिवाली में पेंट के शेयर गिरेंगे नहीं क्या, कौन मार रहा पेंटिंग, ज़्यादातर लोग अभी पेंट के रेट्स गिरेंगे, यानी वो साल भर अब पेंट कंपनी के एशियन पेंट्स के शेयर ऊपर आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि लोग खर्चा नहीं करेंगे पेंटिंग पे इस साल, है ना। तो ये चीज़ होंगी, इसके वजह से वो कंपनी के जिसने भी शेयर लिया होगा वो नुकसान में चल रहा है, डायरेक्ट शेयर लेने वाला, क्योंकि 1.5-2 साल उसके शेयर ऊपर ही नहीं जा रहे। तो उसके लिए आता है फिर म्यूचुअल फंड, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या करो, आप एक पैसा डिसाइड करो जितना आपको शेयर्स में या इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, और वो पैसा डिसाइड करके आप किसे दे दो, एक मार्केट एक्सपर्ट के हाथ में दे दो वो पैसा। यानी मैंने सोचा मेरे को 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, और वो मैंने 100 रुपये दे दिया मार्केट एक्सपर्ट के हाथ में। अब वो मार्केट का एक्सपर्ट है, वो क्या करेगा, मेरे 100 रुपये में एक ही कंपनी के शेयर्स नहीं ले लेगा पूरे, वो क्या करेगा 30 रुपये के 3 शेयर्स लेगा किसी एक कंपनी, 20 रुपये के 4 शेयर लेगा किसी दूसरे कंपनी के, वो 5 रुपये मार्केट वैल्यू है,
है ना। 30 रुपए के 10-10 रुपए के मार्केट वैल्यू वाले 3 शेयर लिया एक कंपनी के, दूसरे कंपनी के 5-5 रुपए के 4 शेयर लिया, 50 रुपए हो गए, और एक शेयर ले लिया उसने 50 रुपए का, सीधा सीधा बड़े कंपनी का होगा, कोई अच्छे कंपनी का। अब ये एक्सपर्ट है मार्केट का, तो इसको मालूम है कब फ्लक्चुएशन आएगा, कब कम ज़्यादा होगा शेयर मार्केट होगा, ये उसके दिमाग में आ गया। तो फिर उसने क्या किया, देखो 30 रुपए के 3 शेयर लिया था, 5 रुपए वाले 4 लिया था, और 50 रुपए का 1 लिया था। अब क्या है, अब वो डूबेगा भी। अगर उसने पूरे एक ही कंपनी के शेयर ले लिया रहता तो डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में यही होता है, हम एक एक्सपर्ट के हाथ में पैसा देते हैं और अपने वो पैसों का वो टुकड़े कर करके अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। मान के चलो 2 हफ्ते बाद जो 10-10 रुपए के शेयर्स लिया था वो 20-20 रुपए के हो गए, यानी वो 30 रुपए पे 30 रुपए अपन प्रॉफिट पे आ गए, है ना। ये 5-5 रुपए वाले जो शेयर्स है ये 10-10 रुपए के हो गए मार्केट वैल्यू में, यानी वो 20 के अपन ने 40 कर लिए फिलहाल के डेट में, यानी 20 रुपए प्रॉफिट में, उधर में 30 रुपए प्रॉफिट में, और ये 50 रुपए वाला शेयर्स 10 रुपए पे आ गया, यानी 50 रुपए वाला शेयर्स 10 रुपए पे आ गया, यानी 40 रुपए घाटे में चले गए। यानी देखो यहाँ से 30 रुपए जमा लिए प्रॉफिट, वहां से 20 रुपए प्रॉफिट जमा लिए, 50 रुपए प्रॉफिट हो गया इन दोनों का, और ये 40 रुपए माइनस में चले गए, फिर भी हम 10 रुपए के प्रॉफिट में। और अगर अपने को नॉलेज नहीं है तो अपन क्या करते हैं, यार ये कंपनी तो बड़े लेवल की दिख रही, 50-50 रुपए के 2 शेयर इस कंपनी के खरीद लो, और इस कंपनी की थर्ड कंपनी के 50-50 रुपए के 2 शेयर्स खरीद लेने से अपना नुकसान क्या हो गया रहता, 50-50 रुपए के 2 शेयर्स खरीदे रहते तो 80 रुपए माइनस में चले गए रहते अपन। वो मार्केट एक्सपर्ट के हाथ में अपन पैसा दे रहे हैं तो वो अपना पैसा अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है, शेयर्स के अलावा बॉन्ड्स, डेट्स, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है। फिर एखादा कंपनी कम ज़्यादा भी होते रहा, प्लस माइनस में भी चलते रही, तो दूसरी कंपनी के शेयर्स कवर कर देती। ये कंपनी के शेयर्स डूबते दिख रहे तो वो दूसरी कंपनी में भी उसके शेयर्स रहते अपने, वो कवर कर देता। फिर ये उड़ जाती तो कभी दूसरी कंपनी ये हो जाती। तो ऐसा अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे म्यूचुअल फंड में लंबा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 2 साल 3 साल के ऊपर ही आप इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने ऐसा बताया गया है हमको इन्फॉर्मेशन में। आप जितने लंबे समय के लिए आप अमाउंट दे दोगे एक्सपर्ट के पास में, उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। आप बोलोगे नहीं मैं 2 महीने के लिए करता, कंपनी के शेयर्स के अंदर में 2 महीने में उतना उछाल नहीं बढ़ता ना, कम ज़्यादा नहीं होते, तो आपको फायदा भी कम मिलेगा। अगर वही आप 5 साल 10 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड्स में डाल दोगे तो आपको जो रिटर्न आएगा, रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा वो मस्त और हाई रहेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। जैसे अपन शेयर्स खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपन पैसे देते और हमें क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं। शेयर मार्केट में हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मिलते हैं शेयर्स। वैसे ही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मिलते हैं यूनिट्स, हमें मिलते हैं यूनिट्स। क्या मिलता है हमें, यूनिट्स। जैसा पैसे हम लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो शेयर्स मिलते, वैसे ही अगर हम लोगों ने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो यूनिट्स मिलते। और हर यूनिट की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे हर शेयर की अपनी मार्केट वैल्यू होती है ना, वैसे हर शेयर की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू। यानी एक वैल्यू को, यानी एक यूनिट के वैल्यू को, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, शॉर्ट में लिखते हैं उसे NAV। ठीक है। और आपके पास में टोटल कितनी फंड वैल्यू है, कितना फंड आपके पास में, वो कैसे निकालोगे, आपके यूनिट्स की वैल्यू कितनी है भाई, नेट एसेट वैल्यू कितनी है, और आपके पास में कितने यूनिट्स हैं। मान के चलो मेरे पास में 100 यूनिट्स है और हर यूनिट की वैल्यू, मेरी नेट एसेट वैल्यू 2 रुपीज़ चल रही है, मेरी नेट एसेट वैल्यू 2 रुपीज़ चल रही है, नेट एसेट वैल्यू मेरी पूरे यूनिट्स की 2 रुपये चल रही है, और मेरे पास में 100 यूनिट्स है, तो मेरी टोटल फंड वैल्यू कितना है, 200 रुपीज़, 200 रुपये। आराधन में टोटल फंड वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 200 रुपीज़ है। ये हुआ फार्मूला, ये भी आपको लिख करके लर्न करके रखना है।
टोटल फंड वैल्यू यानी टोटल म्यूचुअल फंड वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे शेयर्स में शेयर होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। तो व्हाट इज टोटल फंड वैल्यू? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नेट एसेट वैल्यू। आराधन में अब क्या है ना, किसी किसी के पास में उतना ज़्यादा अमाउंट में पैसा आता नहीं है, ज़्यादा हेवी अमाउंट में वो पैसे कमा नहीं पाता व्यक्ति, लेकिन कुछ पैसे बचा सकता है और समझदार व्यक्ति है। तो वो क्या करता है ना, वो बोलता है यार मेरे पास में ज़्यादा रुपए तो नहीं बच रहे, लेकिन मैं हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 500 रुपीज हर महीने। तो वो बनाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बनाता है वो? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, जैसे देखो शेयर मार्केट में मार्केट वैल्यू चेंज होते रहती, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में नेट एसेट वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहते। आराधन में जैसे मार्केट वैल्यू चेंज होते रहती है शेयर्स में, वैसे ही नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में चेंज होते रहती है। ठीक है, आराधन में अब जो व्यक्ति के पास में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है उसको, या शुरुआत करना है इन्वेस्टमेंट की, वो बनाता है अपनी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या डिसाइड करता है कि मैं हर महीने एजेंट को 500 रुपये देते जाऊँगा, हर महीने 500 रुपये, और ऐसा मैं आने वाले 4 साल तक करूँगा। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ पैसा नहीं लगा दे रहे। एक साथ लगाने के रिस्क भी रहते हैं। हमने एक प्लानिंग सेट किया कि भैया मैं हर महीने में 500 रुपये आपको दे दूंगा, आप 500 रुपये को मैं जो भी करना है करो, और मेरे को 4 साल बाद पैसे वापस देना, जितना भी प्रॉफिट वगैरह कर पुर के जो भी आएगा वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं हर महीने 500 रुपये दूंगा, हर महीने वो 500 महीने में रुपए इन्वेस्ट करते जाएगा एजेंट, और उसका जो भी आखिरी में 4 साल बाद प्रॉफिट होगा वो देगा अपने को। आराधन में आ रहा है, क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से। इस हिसाब से SIP लगता है। SIP हमको क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए बताया। SIP में रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जानकारी के लिए दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर GST ऑन ब्रोकरेज, GST ऑन ब्रोकरेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आज पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पूरी। ठीक है, आप लोगों को जितने भी फॉर्मूलेज यहाँ पर हुए हैं सब अच्छे से करो। ये वीडियो लेक्चर का और 1-2 बार देखो, डाटा अच्छे से लिखो, समझो, प्रिपेयर करके रखो, और बाद में फिर हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे। जब पढ़ा है तब का तभी प्रैक्टिस करके रखना है। जो करेगा उसके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए, और जो नहीं करेगा उसका नुकसान लाइफ टाइम हो जाएगा। ओके, बाय बाय।